हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने 6th वीडियो लेकर आई हूँ। बाकी जो वीडियो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप उसको देखकर अच्छे से याद कर सकते हैं। आपके कोर्स में जितने वो क्वेश्चंस हैं मैंने सारे बनाने की कोशिश की है, सारे कंटेंट आगे रखने की कोशिश की है जो आपके कोर्स में हैं। अभी बीएड फर्स्ट ईयर में मैंने उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बनाए हैं और व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, आगे शायद मैं थोड़ा सा और टफ करूं क्वेश्चंस को, बट अभी जो पहले मैंने वीडियोस अपलोड की है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए वीडियोस और याद कर लीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब व्याकरण के नियमों को रटा दिया जाता है, समझ रहे हो बात को? जब व्याकरण के जो नियम होते हैं उसे रटा दिया जाता है तो वह कौन सी विधि कहलाती है जिसमें रट्टाबाजी चलती है? ठीक है, विश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सी विधि है जिसमें व्याकरण के नियमों को रटाया जाता है? निगमन विधि, निगमन विधि। ठीक है, तो ये आपको याद करना है क्योंकि आपके कोर्स में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब छात्रों के सामने पर्याप्त संख्या में उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है, जब छात्रों के सामने पर्याप्त संख्या में उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं तब छात्र उदाहरणों के माध्यम से नियम या सिद्धांत की रचना करते हैं। वह कौन सी विधि कहलाती है? उनके सामने उदाहरण पेश किए जाते हैं पर्याप्त संख्या में और छात्र उदाहरणों के माध्यम से रचना कर पाते हैं और अच्छी, तो वह विधि कौन सी कहलाती है? ऑप्शंस पढ़ रही हूँ। सामान्यकरण विधि, परीक्षण विधि, आगमन विधि। तो याद रखिए, जहाँ बच्चों को खुद रचना करने का अवसर मिलता है, उदाहरण उनके सामने बहुत सारे प्रस्तुत किए जाते हैं यहाँ पर और वो खुद भी रचना कर पाते हैं, जो खुद से रचना कर पा रहे हैं वो होती है आगमन विधि। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, आगमन विधि, आगमन विधि। ठीक है, आग लगा देने वाली विधि जिसमें हम खुद रचना करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और यहाँ पर पर्याप्त संख्या में उदाहरण दिए जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अध्यापक आगमन विधि का ही प्रयोग करें। विभिन्न उदाहरणों को देखकर छात्र स्वयं ही नियम समझने लगेंगे। यह किसने कहा है? सुमित्रा नंदन पंत ने, राय बर्न ने, ललिता जी ने। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, राय दी उन्होंने, राय ऐसे याद कर लो, राय दी कि अध्यापक आगमन विधि का ही प्रयोग करे, विभिन्न उदाहरणों को देखकर छात्र स्वयं ही नियम समझने लगेंगे। तो किस विधि को सबसे बेस्ट माना गया है? आपके सामने ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि निगमन विधि को अच्छा माना गया है अध्यापक की दृष्टि से या आगमन विधि को सबसे बेस्ट माना गया है? तो आपको टिक लगाना है, आगमन विधि को सबसे अच्छा माना गया है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। जो इनके थे ये विद्वान जो राय बर्न थे जिन्होंने यह कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगमन विधि का प्रयोग किस पाठ को पढ़ाने के लिए उपयुक्त माना गया है? देखिए, आगमन विधि के प्रयोग से आप किस पाठ को अच्छे से पढ़ा सकते हो? संज्ञा को, स्वरनाम को, विशेषण को। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, विशेषण को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हो आगमन विधि से। यह आपके कोर्स में पूछा गया है और आपसे पूछा जा भी सकता है कि आगमन विधि से किस पाठ को पढ़ाने के लिए उपयुक्त माना गया है। तो आप विशेषण को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा उदाहरण पाए जाते हैं। तो आप आगमन विधि को बेस्ट बोलोगे जो विशेषण के लिए उपयुक्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निसंदेह
अध्यापक हमारे भविष्य का निर्माता है, यह किसने कहा था? अध्यापक हमारे भविष्य का निर्माता है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने कहा था कि अध्यापक हमारे भविष्य का निर्माता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जैसे ये जाकिर हुसैन जी का आपने नाम भी काफी सुना होगा, तो इन्होंने ये कहा कि भविष्य का निर्माता है। ओके, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक की भूमिका और कर्तव्य कौन से हैं? ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। एक अध्यापक की भूमिका और कर्तव्य कौन से हैं? तो ये ऑप्शंस पढ़ रही हूं मैं। एक अच्छा प्रबंधक, एक अच्छा दार्शनिक, एक अच्छा निर्देशक, इनमें से सभी। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि अध्यापक एक अच्छा प्रबंधक भी है, अध्यापक एक अच्छा दार्शनिक भी है, अध्यापक एक अच्छा निर्देशक भी है, तो उसके ये कर्तव्य भी हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इनमें से सभी हैं, क्योंकि वो प्रबंधक भी है, दार्शनिक भी है, निर्देशक भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पढ़ती हूं मैं आगे क्वेश्चन। मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा शिक्षा की समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। ये जांच प्रक्रिया का किसने बोला था, ये माइंड में रख लीजिए। मूल्यांकन को लेकर जांच प्रक्रिया का किसने कहा था, यह पूछा है। यह किसने कहा है? कलार ने बोला था, रेमर्स गेज ने बोला था, या सी रॉस ने बोला था? तो सी रॉस ने बोला था। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। जांच प्रक्रिया के लिए किसने बोला था? सी रॉस ने, सी रॉस ने। ठीक है, सी रॉस ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनमें से मूल्यांकन का उद्देश्य कौन सा है? ऑप्शंस पढ़ रही हूं मैं। छात्रों के कार्य की परीक्षा लेना, कार्य को प्रेरणा देना, व्यक्तिगत रूप से छात्रों का मार्गदर्शन करना, और इनमें से सभी। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, इनमें से सभी। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होगा? थोड़ा दिमाग लगाइए। छात्रों के कार्य की परीक्षा लेना, वो तो लेनी लेनी है। मूल्यांकन का मतलब ही यही होता है कि अध्यापक ने जितना पढ़ाया है वो परीक्षा जरूर लेगा, प्रश्न जरूर पूछेगा। ठीक है, और उसको तभी पता चलेगा ना शिक्षक को कि आपने कहाँ तक अपना लर्निंग प्रोसेस याद, मतलब आपने कब कहाँ तक कर लिया है। सेकंड ऑप्शन है कार्य को प्रेरणा देना, तो जरूर उसका काम ही यही है। व्यक्तिगत रूप से छात्रों का मार्गदर्शन करना, बिल्कुल मार्गदर्शन तो करता ही है। तो इनमें से सभी, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः यह किस का विचार है? इवान पेवलोव का, जीन पियाजे का, नाओम चॉम्स्की का? तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, नाओम चॉम्स्की का। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं। ओके, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। जब आप वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपको डेफिनेटली याद ही हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल दे रही है, वो बल। ठीक है, तो अनुवाद विधि, व्याकरण विधि, प्रत्यक्ष विधि? तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, प्रत्यक्ष विधि। यह विधि बल देती है सबसे ज्यादा कि दूसरी भाषा को सिखाने पर, दूसरी भाषा को सिखाने पर। अनुवाद नहीं है, ठीक है ना? अनुवाद पे मत क्लिक कर देना। अनुवाद तो यह है कि जब आप अपनी भाषा को, मतलब विचारों को लेकर जब आप दूसरी भाषा में आप परिवर्तन करते हैं तो उससे बोलते हैं। ये तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है, तो प्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
शिक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षा में दौड़ का मैदान निम्न में से किससे संबंधित है? पाठ्यक्रम से, शिक्षा क्रम से, शिक्षण विधि से। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आपका करिकुलम बना होता है ना, पाठ्यचर्या, आप उसमें पाठ्यक्रम रेडी करते हो अपने, तो पाठ्यक्रम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें बोला गया है ये दौड़ का मैदान है। दौड़ का मैदान क्यों बोला गया है? क्योंकि आपका जब पाठ्यक्रम रेडी किया जाता है, सिलेबस जब रेडी किया जाता है, तो आप उसे पूरा साल चलाते हो कि इस महीने मैंने 2 चैप्टर पढ़ने हैं, 3 चैप्टर पढ़ने हैं, मई जून में मुझे ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं, मैम पढ़ाएगी हमें। आप एक मतलब कहने का मतलब क्या है, आप बांट लेते हो चैप्टर्स को, है ना। टीचर आपकी क्या करती है, जब सिलेबस बनाती है तो बांट लेती है ना चैप्टर्स को, कि इस महीने ये वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे और ये वाली व्याकरण पढ़ेंगे, जून में ये वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे और ये वाली व्याकरण पढ़ेंगे। तो इसलिए इसको दौड़ का मैदान बोला गया है। किसको? पाठ्यक्रम को। याद कर लो अच्छे से, मैंने अब अच्छे से समझा दिया है आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। टेलीविजन किस प्रकार का शिक्षण साधन है? टेलीविजन किस प्रकार का शिक्षण साधन है? देखिए, टेलीविजन से क्या हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है उससे, और हमें आवाज भी सुनाई दे रही है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आपको दृश्य भी हो रहा है और आपको श्रव्य भी हो रहा है। दृश्य मतलब आपको दिख रहा है, श्रव्य मतलब आपको सुनाई दे रहा है। यहाँ आप फोकस करके दिमाग में अच्छे से तब वहां टिक लगाइएगा, क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है ये चीजें। दृश्य श्रव्य साधन इज करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की अशुद्धियां होती हैं लेखन में, वाचन में, पठन में। तो इसका बेस्ट आंसर है फर्स्ट, लेखन में वर्तनी की अशुद्धियां ही पता चलती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, लेखन में, लेखन में। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी विधा पद की नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है पद, सेकंड ऑप्शन है दोहा, तीसरा ऑप्शन है चौपाई, फोर्थ ऑप्शन है एकांकी। तो एकांकी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। पद भी होता है इसके अंदर, दोहा भी है, चौपाई भी है, लेकिन फोर्थ नहीं है, एकांकी नहीं है इसके अंदर इंक्लूड। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है, क्या है क्रियात्मक अनुसंधान का? तात्कालिक समस्या का निराकरण करना, सार्वभौमिक नियम का निर्माण करना, छात्रों को परामर्श देना। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तात्कालिक समस्या का निराकरण करना, तात्कालिक समस्या का निराकरण करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। भाषा का मुख्य रूप है, मुख्य रूप पूछा है, मुख्य। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है शाब्दिक और अशाब्दिक, संकेत, ध्वनि और चिन्ह, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। भाषा का मुख्य रूप है शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में मात्राओं का ज्ञान कराया जाता है, किससे? हिंदी भाषा में मात्राओं का ज्ञान कराया जाता है व्यंजन से, स्वर से, 12 खड़ी से। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, 12 खड़ी, 12 खड़ी, जिसमें मात्राओं का ज्ञान कराया जाता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रयोग ज्ञानात्मक पक्ष का कौन सा पद है? एक बात बता दूं, जो ब्लूम की पूरी आपकी बुक में स्टोरी बताई हुई है ना, उसमें ज्ञानात्मक पक्ष है, उसके अंदर भी पॉइंट्स हैं। प्रयोग, प्रयोग के बारे में पूछा है, ये कौन सा पद है? चौथा है, तीसरा है, पांचवा है? तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, तीसरा है ये, तीसरा, तीसरा। ओके, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, प्रयोग तीसरे में आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
लिखित भाषा के मूल तत्व हैं। लिखित भाषा के भी तत्व होते हैं। कौन से हैं? लिपि है, शब्द है, वाक्य है, उपरोक्त सभी। तो भाई लिखित भाषा में तो सब आएंगे, चाहे आप लिपि लिख रहे हो, चाहे आप शब्द लिख रहे हो, चाहे आप वाक्य लिख रहे हो, उपरोक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा यांत्रिक शिक्षण साधन नहीं है? समझ रहे हो, यांत्रिक जो बिजली वगैरह से रेडी होता है वो, ठीक है। चित्र विस्तारक, फिल्म प्रोजेक्टर, चित्र दर्शक चित्र, डैश लास्ट में रेखा चित्र। तो रेखा चित्र यहाँ यांत्रिक से नहीं होता ना, यांत्रिक शिक्षण नहीं है ये, तो हम रेखा चित्र हाथ से ही बना के ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। जो यांत्रिक शिक्षण साधन नहीं है वो रेखा चित्र है, बाकी इनमें से सारे हैं चित्र विस्तारक, फिल्म प्रोजेक्टर, चित्र दर्शक चित्र, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन आयाम के प्रवर्तक कौन हैं? मूल्यांकन आयाम के प्रवर्तक कौन हैं? बीएस ब्लूम, रॉबर्ट मैगर, जॉन कार्टर डेन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। जो मूल्यांकन आयाम का जिन्होंने बताया था वो बीएस ब्लूम ही थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कविता का मूल तत्व है, ध्यान रखिए क्या पूछ रहा है, कविता का मूल तत्व है और वो है सिर्फ और सिर्फ राग। जब मूल पूछेंगे ना, मूल तत्व, तो सिर्फ राग बताना है, राग। छंद अलंकार आप यहाँ नहीं बताओगे, राग सिर्फ, क्योंकि कविता राग में हम गा सकते हैं ना कविता को अच्छे से, तो राग ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सुलेख के लिए किन विधियों का आश्रय लिया जाता है? सुलेख के लिए, ठीक है। अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुतलेख, उपरोक्त सभी। तो ये सभी लिए जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अनुलेख है, चाहे वो प्रतिलेख है, चाहे वो श्रुतलेख है, तो ये फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट है। ओके, सुलेख के लिए। आगे बढ़ते हैं। मातृभाषा की आवश्यकता क्यों है? मातृभाषा की आवश्यकता क्यों है? शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, उपरोक्त सभी। तो सारे ही आएंगे भाई, शारीरिक विकास भी आएगा, मानसिक भी आएगा, सामाजिक भी आएगा। तो मातृभाषा की आवश्यकता तो तीनों के लिए है ना। तो उपरोक्त सभी, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। गौरव शब्द का पर्यायवाची है, गौरव शब्द का पर्यायवाची है। गौरव मतलब एक तरीके से प्राउड करना हो गया ना, सम्मान मिलता है आपको। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, सम्मान। गौरवर्ण, गोरापन, पार्वती ये सब नहीं है, सम्मान इज करेक्ट आंसर, जो इसका गौरव का पर्यायवाची है। उत्तर 4, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ये लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, इनकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। मैंने और वीडियोस भी पहले अपलोड की हुई हैं, उनको एक बार जब आप देखोगे, 2 बार देखोगे तो आपको पक्का डेफिनेटली याद होगी। तो प्लीज़ अच्छे से मेहनत कीजिए और ये मत सोचिए कि मैं अगले दिन कर लूँगी या अगले दिन कर लूँगा, वीडियो को याद कर लूँगा अच्छे से, ऐसे मत कीजिए। याद कर लीजिए क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं है, तो प्लीज़ अच्छे से वीडियोज़ को याद कर लीजिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।